नमस्कार, आप देख रहे हो उदयपुर न्यूज। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबिसा। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। 40 वर्षों से शुद्ध पेयजल को तरस रहे ग्रामीण, आरओ की सौगात मिलने से पहले ही राजनीतिक संग्राम शुरू। वार्ड में सफाई व्यवस्थाओं को लेकर पार्षद और जमादार में झड़प, दोनों ही पक्ष पहुंचे महापौर की शरण। कोरोना प्रोटोकॉल की अवहेलना करने पर लगाया 6,26,600 रुपए का जुर्माना। शादी में 50 से अधिक मेहमान बुलाना पड़ा भारी। और पेट्रोल डीजल के दामों में होती बढ़ोतरी पर ऑटो चालकों ने किया अनूठा प्रदर्शन। रस्सी से ऑटो खींचकर कहा, अब नहीं भरा पाएंगे पेट्रोल। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं शुद्ध पेयजल पर छिड़े राजनीतिक संग्राम की। कहते हैं जल ही जीवन है। यदि प्रतिदिन हमें शुद्ध पेयजल मिले तो हमारे शरीर के आधे रोग दूर हो जाते हैं, या यूं कहें कि साफ पानी पीने से कई सारी बीमारियां हमारे शरीर को छू तक नहीं पाती। लेकिन जब करीब 40 सालों से शुद्ध पेयजल के लिए जूझ रहे ग्रामवासियों को आरओ प्लांट जैसी सौगात मिलने वाली हो और वह आपसी राजनीति की भेंट चढ़ जाए तो ग्रामवासियों के दिलों पर क्या गुजरती होगी, ये सोचना भी मुश्किल लगता है। ऐसा ही कुछ हुआ डबोक ग्राम पंचायत के ओरड़ी गांव में, जब वर्तमान ग्राम पंचायत की कार्यकारिणी ने गांव में शुद्ध पेयजल के आरओ प्लांट के लिए निजी कंपनी को जगह मुहैया कराई और उस जमीन पर कुछ हद तक काम भी हो गया। लेकिन उसके बाद ये प्रयास राजनीति की भेंट चढ़ गया। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए हमारे सहयोगी अभिषेक जोशी की खास रिपोर्ट। डबोक ग्राम पंचायत में ओरड़ी गांव के लोग पिछले 40 सालों से शुद्ध पेयजल के लिए तरस रहे हैं। यहां सप्लाई होने वाले पानी का टीडीएस बहुत ज्यादा है और पानी खारा खारा होने की वजह से सिर्फ नहाने और कपड़े धोने के काम में लेना ही उचित है। यह पानी पीने योग्य नहीं होने की वजह से लोगों को आसपास से टैंकर मंगवाकर अपनी जलापूर्ति करनी पड़ती है। पंचायती राज चुनाव के बाद यहां की कार्यकारिणी में एक निजी कंपनी को आरओ प्लांट लगाने के लिए जगह मुहैया कराई है। लेकिन गांव के ही कुछ रसूखदारों ने आरओ प्लांट के लिए ग्रामीणों के विरोध का हवाला देते हुए इस पर अटकलें लगाना शुरू कर दिया है। पूरा मामला जानने से पहले आपको बताते हैं कि आखिर इस आरओ प्लांट के लिए ग्रामवासी क्या सोचते हैं। मेरा नाम है वजराम है। ये प्लांट बनना बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे मतलब पानी रो जो बनी रो आरओ बहुत बढ़िया होगा। हाँ, सुविधा हो जाए। हाँ, लागनो सावे आरो लागनो थावे ना आरो। हाँ, लागनो सावे। पानी की तकलीफ है, आरो चाहिए लगना चाहिए। हाँ, लागनो थावे। अरे आरो लागी रो है, बहुत अच्छी बात है। आरो लागो तो को बढ़िया बनी जातो काम में सुविधा विधा पानी। आरो लागनो थावे समस्या जोरदार पानी री। हाँ, लागनो सावे सही रहा, सब सही रहा, साफ पानी मिलनो सावे। हाँ, लागनो सावे। साफ पानी मिले आखिर जो है पानी की व्यवस्था वेदाला कोई भी साफ जो भी लदाला पानी पिएला बनना चाहे। हाँ, जरूरी है। मारो नाम तो नारायणी है और आरो लागनो सावे और गांव में सुविधा नहीं है, पानी खराब है, अनिवार्य लगाना जरूरी है। और लागनो सावे सब जगह पानी ऐसे डायरो में आधी बीमारी वीर फिर के नहीं लागनो सावे कौन नटी रहो। तो देखा आपने किस तरह से ओरड़ी गांव के लोगों ने बरसों के संघर्ष के बाद शुद्ध पेयजल की दिखती उम्मीद की किरण का समर्थन किया है। पंचायती राज चुनाव के दौरान जब उदयपुर न्यूज में आओ गांव चले कार्यक्रम के तहत गांव का दौरा किया गया था तो यहां की सरकार चुनने के पीछे भी साफ पानी मुहैया कराना ही सबसे बड़ा मुद्दा था। जो भी पंच और सरपंच के उम्मीदवार थे, सभी ने जीतने के बाद ग्रामवासियों को स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने के वायदे किए थे और इन्हीं वादों के बलबूते पर सरपंच भगवती लाल पाटीदार ने जीत भी हासिल की। इस बार ओरड़ी गांव की राजनीति में तख्ता पलट हो गया और बरसों से यहां राज करने वाले सरपंच के सहयोगी उम्मीदवार इस बार हार गए। यूं तो गांवों की सरकार को चुने हुए कुछ ही समय हुआ है, लेकिन काम करने की इच्छा शक्ति रखने वाली वर्तमान कार्यकारिणी ने गांव को सबसे बड़ी समस्या से निजात दिलाने के लिए एक निजी कंपनी को स्वच्छ पेयजल के लिए आरओ प्लांट लगाने की अनुमति दी है। लेकिन गांव में बरसों से अपना रसूख रखने वाले लोगों ने इस पर अटकलें लगाते हुए कार्य को रुकवा दिया है। सूत्रों की माने तो कार्य को रुकवाने के पीछे ग्रामीणों का विरोध बताया जा रहा है। लेकिन इस विषय पर जब हमने गांव के मोहतबीरों से बात की तो उन्होंने भी आरओ प्लांट लगाने का समर्थन करते हुए कहा कि यदि गांव को साफ पानी मिलता है तो किसे एतराज हो सकता है। भाई साहब का मारो मतलब हिंदुस्तान जिंग अगर गाँव में आरओ लगाई तो और ही महंग मतलब कहीं ही कोई तकलीफ नहीं बनी साहब है। अटे भी कम से कम 350-400 घरों की बस्ती है और सबरी मांग है मतलब आरओ लागनो था है। फतेह भी कही है मतलब ये छोटी मोटी बातें अगर कोई पैदा हुआ तो गलत बात है और आरओ ओटी में लागनो था है। कम से कम मतलब अपने हार्डनेस रू पानी पीता पीता भी गया
30-35 साल ही बस। और धटे भी ट्यूबवेल है, कूड़ा है, मतलब हार्डनेस पानी है। हैंडपम्प चल ना बोलूँ भी, मतलब लोग हमारे घर में लोग पानी पी रहे हैं, हैंडपम्प चल रहे। जो नलू पानी आई हुआ बनी हुई में भी हार्डनेस है, खाली कपड़ा धोई सको, हाँ पड़ सको। बाकी आरो मतलब लागनो सावे ओडी में, और लोगों ने पानी मदे और सब सुविधा वे, मतलब यही मांग है। आरओ प्लांट बन रहा है। पानी की बहुत ज़ोरदार समस्या थी यहाँ पे, 15 सालों से 20 सालों से पानी के लोग परेशान थे बहुत ज़ोरदार। तो सरपंच साहब, नए सरपंच साहब आए वो, और उपसरपंच साहब ने मिलके, धर्मनाथ जोशी जी, पुष्कर जी से सब चारों सब मिलके इन्होंने आरओ प्लांट यहाँ पे लाया हिंदुस्तान जिंक की बदौलत से। और अब कुछ लोग हैं जो इनको रुकवा रहे हैं, एप्लीकेशन लगा रहे हैं। क्यों रुकवा रहे हैं? उनके कार्यकाल में नहीं हो सका। अब कैसे हो रहा है, लोग सूखी कैसे हो रहे हैं, पानी कैसे मिले, कैसे पिए पानी, ये गंदा पानी पिए तो अच्छा है। आप गांव में रहते हो, आप क्या चाहते हो? बनना चाहिए? बनना चाहिए, 100% बनना चाहिए। मिलेगा इससे? फायदा क्यों नहीं मिलेगा? बेचारे लोग परेशान है पानी के लिए। अब अच्छा पानी मिलेगा, आरओ का पानी मिलेगा तो लोग पानी पियेंगे। लगना चाहिए। पानी की समस्या तो क्या है कि हार्डनेस है पानी के अंदर, तो काफ़ी टाइम से वो सहल ही रहा है, और ऐसा शुद्ध पानी है नहीं अभी। अभी एक आरओ लग रहा था, उसको काम रुक गया है, थोड़ा कुछ उस पर बना भी है वहाँ पे, लेकिन प्लांट लग नहीं पाया है। हाँ, तो वो लग जाना चाहिए। वो जो रुका हुआ है उसी, अगर उसके ऊपर स्वीकृति होती है तो वो लग जाना चाहिए, और हमको पूरा पानी मिलना चाहिए। और क्या, पानी तो मैं पीवर पानी तो मैं लागी रू है, जो मारा हैंड पंप रू लाइन पी रहा। पानी साफ है कि नहीं है? वो हैंड पंप रू पी रहे जो तो आपको गांव पी रू है, मतलब एक हैंड पंप है, एक माँ दे दियो बटे कोई रही नहीं, नदी का कूड़ी पर है, बटो पानी पी रहा है, सब बटूस लाई रहा पी रहा। तो आरओ लाग रो जो लागनो चाहेगी, लगाड़ो तो हऊ बात है। वहाँ पे कहते आको गाँव में बस्ती बैठी है, या तो लगाना सावे तो लगा ही सके। मतलब आरओ लागे तो आपको कई तकलीफ? मारे कई तकलीफ कोई नहीं, मुँह तो एकलो आदमी हूँ। नहीं, बढ़िया बात ही से हाउ बात है, लागनो चाहे। हाँ बढ़िया बात है। मार पहले ही मारो नाम घटे लिख्यू हूँ कि नहीं लागनो था बटे, लेकिन दीदू मैं को यार मंदिर आवो देवरे आवो घटे बात करा आप ही। अरे मुँह कह रू आप लगाओ, एक थोड़ी दो लगाओ भले मारा आइडियो। हाउ बात है, बढ़िया बात है। आप काम कर रहा तो हाउ बात है, सही बात है। जो ये है बस्ती पानी पिए ले आराम। जबरदस्त समस्या है, लेडीज सब परेशान है पानी बंदा, और पानी व्यवस्था कतरे सालों नहीं है। कतरी सरकार आई, कतरी सरकार आई रही है 1947 के बाद में आरओ लागनो जरूरी हुई, जो कंपलसरी है लगेगा। हाँ। और आर बात है, मान लो सरकारी तौर नहीं लागे तो चंदो कर लगाना पड़े, तो भी माँ सब चंदो देवा तैयार है। आरओ लागना चाहिए, हाँ साफ पानी मिले। गांव की महिलाओं को पानी की सबसे ज्यादा परेशानी से जूझना पड़ता है, और गांव में बने हैंडपंप और पनघटों से रोजाना पानी लाना पड़ता है। गांव की बुजुर्ग महिलाओं ने भी कहा कि यदि गांव को साफ पानी की सौगात मिल रही है तो इसमें किस बात की अटकलें लगाई जा रही है। उम्र दराज महिलाओं को अब तो इस पानी की समस्या से निजात दिला दो, कहीं ऐसा न हो कि बरसों से साफ पानी की समस्या से जूझ रहे गाँव को इस बार भी साफ पानी नहीं मिल सके। हाँ, लगाड़ो कई तकलीफ आवे आपने? पानी तकलीफ है। हाँ, पानी तकलीफ है। किससे लाओ पानी, कई करो बजे? इतना थोड़ा लावा, थोड़ा नहीं, अब बार जो पानी हीरो खराब हीरो पानी खराब आई रो पीवारो नहीं है। वरनो चाह आरो लागनो चाह। हाँ, आरो लागनो सावे। तो वो रुको ही क्यों दी दो काम बटे? बटे थोड़ो वणियो भी होने रोक दी दो काम ने। हाँ, वो ढीरा दे दीदा। क्यों दीदा? यो पानी एड्रेस नरो है ओडी में यू। अच्छा। यू दीदा नरो ये पानी नहीं देनो टे आरो यू दीदा आपने चाहिए मार साइरो पानी चाहिए। हाँ, तकलीफ है पानी लावा में। पानी लावा तकलीफ है, नल दी जो पानी पिया आई रे निशा मने दिखे नहीं मुकटे तो पानी लेवा तो पचे दुखी पानी चाहिए। पानी खराब ही गयो जो हाउ पानी लगावो दो माने वो आरो लाग रो एक लगाणो गई लगावो निशा आरो सही रो लागनो चाहे। हाँ, आरो लागेगा पानी हाउ मिली। हाँ, अच्छा वे तो मुई ले जाऊं, अब सेटी लगा मुकटे बट देखे ही नहीं मुकटे तो पानी की घनी तकलीफ है। माता भी ले लेन था कि 25-30 वर्ष गया माता कटू बेड़ा ले रहा न लावा तो वो पानी खराब है न मोले लावा तो 20 रुपया ले कटू लावा अतरा माँ गरीब लोग का 20 रुपया दे नहीं सका तो परेशान है। गैस बनी रहे, कोई बीमार भी रहा है, आर बहुत जरूरी है माने।
वो जो वनरे और लागणो चाहे वनरे हाँ लागणो सावे ने सही रो है माने सही रो है हाँ पानी पीवा वना बेटा था आरो लागणो चाहे आरो जरूर चाहिए पानी की तकलीफ है पानी खराब है नल्ला पानी ठामड़ा खराब है कहीं हापड़वा काम में आवे बाकी पीवारो पानी नहीं है आरो लाग जाएगा सुविधा हाँ आरो जरूर चाहिए रो सुविधा होगा हाँ सुविधा वे आरो वे तो मन कराई पी सकी पानी आरो जरूरी है नहीं लवाई जी घर में आरो लगावे लाई रा जी तो लाई नहीं पी सके सब थोड़ी लगा सके कि यार घर में आ रहा। तो देखा आपने किस तरह से गांव के लोग भी आरओ प्लांट के समर्थन में हैं। जब हमारी टीम ने गांव को मिलने वाली सौगात पर लगने वाली अटकलों के बारे में वर्तमान सरपंच और उप सरपंच से बात की तो दोनों ने ही पूर्व सरपंच और उप सरपंच द्वारा इस काम को रुकवाने की बात कही है और आरोप लगाए हैं कि राजनीतिक द्वेषता के कारण पूर्व सरपंच और उनके चहेते लोग गांव में विकास कार्य नहीं होने देना चाहते हैं, क्योंकि पिछले कई वर्षों से उन्हीं ने राज किया है और इस बार जनता ने तख्ता पलट करते हुए नए लोगों को मौका दिया है और बरसों से राज करने वाले लोग ग्रामीणों को साफ पानी उपलब्ध नहीं करा पाए हैं, जबकि वर्तमान कार्यकारिणी गांव को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है। इसी वजह से ये अटकलें लगाई जा रही हैं। आरओ का प्लांट रुकने का कारण तो साहब पूर्व जो सरपंच साहब थे हमारे पलीवाल साहब, वो सिविल कोर्ट में गए। पहले तो उन्होंने इधर उधर करके बंद करवाने की कोशिश की। पहले जिंक में नहीं जमा काम उनका बंद करने का जिंक ने मना कर दिया कि भाई सरपंच वर्तमान जो कार्यकारिणी है वो बोल रही है कि भाई आरओ प्लांट हमारा ग्राम पंचायत डबोक की जो ज़मीन है जो डबोक के खुद के खाते में है और आबादी होकर गांव के लगी हुई है, तो वहाँ बोला तो आरओ के लिए जिंक तैयार भी हो गया कि भाई चलो आपकी ज़मीन दे रहे हो तो हम आरओ आप जो कहोगे वहाँ लगा देंगे। लेकिन वर्तमान में जिंक ने जो वहाँ काम कर दिया है, बेसमेंट बना दिया उसका। अब मशीनें उसकी आई हुई है, जिंक पे पड़ी हुई है। अभी 15-20 तारीख के आसपास उन्होंने अपनी मशीनें खाली करवा दी कि भाई अब हम लगाने आ रहे हैं। जब लगाने आने की बात हुई तो सरपंच साहब सिविल कोर्ट से कल स्टे मिल गया है। पूर्व सरपंच साहब ने स्टे दिलवा दिया उसमें, और उसके साथ में उनके साथ में एक हमारे जो पूर्व उप सरपंच थे उनके पुत्र भी है, तो आप चाहेंगे तो हम उनके कागज़ भी आपको दिलवा देंगे। वो ज़मीन हमारे ग्राम पंचायत डबो के खाते में। अच्छा, और आपकी स्वीकृति मिली है? हमने उसको सारे कागज़ दे दिए कि भाई जो वैसे हमने पट्टा नहीं दिया है, उन्होंने पट्टा मांगा भी नहीं है। उन्होंने मांगा कि भाई हमारे को ज़मीन में प्लांट लगाने के लिए स्वीकृति दीजिए, तो हमने प्लांट लगाने के लिए उनको स्वीकृति दी है। आपकी स्वीकृति से उनको प्लांट के हमारी स्वीकृति से ही उनको उन्होंने प्लांट लगाने का सारा काम कर दिया है। उसके बाद पूर्व सरपंच के कारण इसको रोकना पड़ा। उस अभी उन्होंने रुकवाया, कल स्टे दिलवाया है। तो हमको आज सुबह पता लगा कि भाई क्या कह रहे हैं, उनका क्या कहना है? उनका कहना है कि यहाँ मच्छर होंगे, गंदगी फैलेगी, पास में हॉस्पिटल है, इसलिए। पहले भी तो लग रहा है सर प्लांट? पहले प्राइवेट प्लांट लग रहा है वहाँ भी, लेकिन वो उनके मिलने वाले का हो सकता है या और कोई वजह हो सकती है उसमें। तो उनका कहना है कि आप दूसरी जगह लगाओ। तो दूसरी जगह जो है वो देवस्थान विभाग के खाते की है, वो हमें मिल नहीं सकती। एक जगह और बताइए, उन्होंने जो कागज़ देखे मैंने कि भाई मगरी वाला देवरा है उसके पास में लगाओ, तो वो रास्ते की ज़मीन है और रास्ते की ज़मीन में हम उनको परमिशन नहीं देंगे। जब संकट ही है वहाँ, वैसे भी संकट है रास्ता। तो हमने जो सफिशिएंट जगह देखी कि भाई हॉस्पिटल के बाहर जगह पड़ी हमारे खाते की है, हॉस्पिटल को पट्टा दे रखा है 7,345 फीट का, उसके अलावा हमारे पास 3,000 फीट ज़मीन पड़ी है। आपका क्या कहना है, बनना चाहिए प्लांट? वो तो बनना ही चाहिए ना। हमने तो हिंदुस्तान जिंक को आज भी कहा है कि भाई आप लगाओ, और उसमें कोर्ट में अगर कोई मदद करनी होगी तो हम तैयार हैं मदद करने के लिए। जो हमारा ये आरओ प्लांट का काम है उसको हिंदुस्तान जिंक कर रहा है, और उसमें हमारे गांव का पानी का टीडीएस बहुत ज़्यादा है, 2700-2800 के करीब टीडीएस है, और उससे लोगों को गंभीर बीमारियां भी हुई है और लोग काफ़ी परेशान हैं और स्वास्थ्य लोगों का बिगड़ा इससे। इस कारण हमने हिंदुस्तान जिंक से जाके चर्चा की तो उन्होंने कहा कि आपके गांव में हम आरओ प्लांट लगा देते हैं। पानी का टीडीएस ज़्यादा बिगड़ने से लोगों में काफ़ी बीमारियाँ गंभीर हैं। आसपास के गांव जैसे मेड़ता पंचायत है, टूस ग्राम पंचायत है, उन आसपास बीचड़ी ग्राम पंचायत, उन सब ग्राम पंचायतों में अभी तक सारे आरओ लग चुके हैं हिंदुस्तान जिंक द्वारा। अभी क्या हुआ कि हमारे जो पूर्व सरपंच साहब हैं और उनका जो उन्होंने कैंडिडेट खड़ा किया था, तो उनका सहयोगी जो चुनाव हार चुका है, तो चुनाव हारने की बौखलाहट है ये कुछ, तो उस बौखलाहट से वो यूँ नहीं चाहते हैं कि गांव में काम हो और लोगों तक काम पहुँचे। ये नहीं हो कि नई कार्यकारिणी कुछ काम करे ताकि लोगों को तक ये काम, लोगों का विकास, गांव का विकास हो या गांव के विकास कार्य होंगे तो अगली बार लोग हमें नकार देंगे ये अच्छा काम कर रही है। हमने अभी हमारे गांव का कोटा भी अलग करवाया है गेहूं का, तो वहाँ पे जो 10 किलोमीटर दूर लोग आते थे
गांव में गेहूँ लेने तो कम से कम लोगों को काफ़ी राहत मिली है। और भी विकास के काम चालू कर दिए हैं, हमारा नरेगा का काम भी चल रहा है। तो उनको ये बौखलाहट हो गई कि यार क्या पता ये क्यों ऐसा काम कर रहे हैं। उनको परेशान करने के लिए इन्होंने हिंदुस्तान जिंक में भी गए थे, लेकिन वहाँ भी इनकी कोई बात बनी नहीं। अब इन्होंने लास्ट हथियार अपनाया, जाके न्यायालय में पेश होकर इन्होंने इस्तीगासा पेश करके स्टे लिया है। वो यूँ चाहते हैं कि ये काम बंद हो जाना चाहिए, रुक जाना चाहिए। और उनका एक उद्देश्य एक और भी है कि वहाँ एक प्राइवेट प्लांट और लगा हुआ है, उस आरओ से समझ लो 200 मीटर दूर, ज़्यादा दूर नहीं। उस प्राइवेट प्लांट वाले के यहाँ घर से कम 200-300 बोतल रोज़ की निकलती है। उसके अलावा वो पूरी ग्राम पंचायत में सप्लाई करता है और वो 20 रुपये बोतल से पानी सप्लाई करता है। 20 रुपये में 20 लीटर पानी देता है। और हमारा जो हिंदुस्तान जिंक का जो प्लांट है वो 6 रुपये में 20 लीटर पानी देगा। तो उससे क्या होगा, उस प्लांट वाले की दुकानदारी बंद हो जाएगी और वो उनका खास सहयोगी है। और उस दुकानदारी को चलाने के लिए पूर्व में इन्होंने 10 साल 15 साल तक जिन्होंने राज किया था, उस समय भी इन्होंने यहाँ आसपास में ग्राम पंचायत के सब लग चुके थे आरओ, फिर भी नहीं लगवाया। और जब इन्होंने नहीं लगवाया 15 साल तक, उसके बाद जैसे हमारी बनी है भी सरकार, हमारे सरपंच साहब बने, मैं उप सरपंच हूँ डबोक का, तो भी ये अब उस काम को रुकवाना चाहते हैं। क्या पता उनके क्या सांठ गांठ है, कुछ हो सकता है, वो ही जाने। आप ही की ग्राम पंचायत ने स्वीकृति दी है, तो क्या गाँव वालों के हित में है नहीं है, क्या है? ये हमारी ग्राम पंचायत ने इसकी एनओसी दी है और पास में स्वास्थ्य केंद्र भी है और स्वास्थ्य केंद्र को 7,340 फीट का कुछ लमसम पट्टा दे रखा है। उसके अलावा हमारे पास बहुत ज़्यादा ज़मीन पड़ी है। उस प्लांट में उसने आधा प्लांट बन चुका, वहाँ बाउंड्री हो चुकी, फाटक लग चुकी, उसका बेसमेंट बन चुका है। अभी 5-7 दिन में खाली काम लड़ने वाला था, तो इन्होंने जाके वहाँ अटका दिया। ये चाहते हैं कि लंबा डल जाए काम, स्टे लगा दें, कोर्ट में चला जाए, लंबा पड़ जाए काम, उसके बाद जनहित के काम नहीं हुए। उससे क्या है कि हमारे ग्राम पंचायत की बदनामी होगी कि ये लोग कुछ काम नहीं करवा पाए और उसको रोकने के लिए ये हथकंडे अपना। सालों से पानी की परेशानी से जूझ रहे डबोक ग्राम पंचायत की ओरडी गांव के लोगों को हिंदुस्तान जिंक के सहयोग से जो आरओ प्लांट मिलने वाला था और जो सौगात मिलने वाली थी, उस पर कहीं न कहीं राजनीति के बादल मंडराते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि इस गांव में हिंदुस्तान जिंक की तरफ से एक आरओ प्लांट लगाए जाने की बात सामने आ रही है, जिसका आधा काम पूरा हो चुका है और ग्राम पंचायत की स्वीकृति भी उसे मिल चुकी है। लेकिन ग्राम पंचायत के वर्तमान सरपंच और उप सरपंच का आरोप है कि पूर्व सरपंच और उप सरपंच के बेटे द्वारा वर्तमान कार्यकारिणी के कार्य दिखाई नहीं दे, इसलिए इस आरओ प्लांट को बनने में अड़ंगे लगाए जा रहे हैं। लेकिन अगर आरओ प्लांट लगता है तो गांव वासियों को भी पानी की समस्या से निजात मिलेगी, ऐसा गांव वासियों का भी कहना है। अब देखना दिलचस्प होगा कि डबोक ग्राम पंचायत की ओरडी गांव की जो सरपंच और उप सरपंच और इनकी जो राजनीति है, जो पूर्व उप सरपंच और सरपंच के साथ वर्तमान सरपंच और उप सरपंच के बीच में इस वक्त की जा रही है पानी को लेकर, वह किस हद तक सफल हो पाती है और क्या ग्रामवासियों को बरसों से जूझ रहे इन पानी की समस्या से इस बार की वर्तमान कार्यकारिणी निजात दिला पाती है। नमस्कार, उदयपुर न्यूज़ के लिए अभिषेक जोशी। देश भर में लगातार बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर सोमवार को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी शहर और देहात के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर पेट्रोल और डीजल के दाम कम करने की मांग की है। कांग्रेसियों का कहना है कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने का सबसे अधिक असर देश के काश्तकारों पर हो रहा है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी उदयपुर शहर एवं देहात जिला कांग्रेस कमेटी के उदयपुर कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों का कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल डीजल की कीमतों में निरंतर बढ़ोतरी की जा रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर गिरिजा व्यास ने बताया कि लगातार केंद्र सरकार की ओर से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, जिसका सर्वाधिक असर देश के काश्तकारों पर हो रहा है। केंद्र सरकार को चाहिए कि पेट्रोल और डीजल के दाम कम करे। इस पर जब राज्य सरकार द्वारा बढ़ाए गए टैक्स के बारे में पूछा तो डॉक्टर व्यास ने हम प्रयास करेंगे कि राज्य सरकार टैक्स में छूट दे, ये कहते हुए बात टाल दी। सारा देश इस बात को जानता है कि कांग्रेस आज ये प्रदर्शन आम जन के लिए, जिस तरह से पेट्रोलियम पदार्थों के भाव भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी सरकार ने बढ़ाए जा रहे हैं। लगातार परसों तक डीजल और पेट्रोल के भाव रोज बढ़ रहे थे। कल मैंने नहीं देखा, इसके अतिरिक्त रोज बढ़ रहे हैं और ये पहली बार हुआ कि डीजल के भाव पेट्रोल से भी ज़्यादा है। डीजल आम लोगों के ही नहीं, लेकिन खास करके किसानों के काम आता है। तो
उसका कोई भी कार्य बिना डीजल के नहीं चल सकता। आज किसानों की वैसी खेती बर्बाद हो चुकी है, टिड्डियों का दल है, और उसके ऊपर कोरोना की मार ने जिस तरह से बंद के दौरान उनके काम को बंद कर दिया था, ये सब तो हालात थे, उनकी फसलें बर्बाद हो गई थी, जिसके कारण वो अब कुछ काम करने लायक होते हैं, लेकिन अब वो काम वो भी बंद है। आम आदमी मौके पर तो चलता है। आज आम आदमी की जरूरत इस बात को लेकर के थी कि आम आदमी को राहत दे। इस सरकार ने कोई राहत आम आदमी को नहीं दी, और उसके ऊपर पेट्रोलियम पदार्थों का भाव बढ़ा करके उसके ऊपर जो बोझ डाला है जो हमारी सरकार थी, तब विश्व में पेट्रोलियम पदार्थों के भाव बहुत बढ़े हुए हैं। आज विश्व में बहुत गिरे हुए भाव, पेट्रोलियम को लेने वाला नहीं, हालात ये हो रही है। उसके बावजूद भारत में अपनी आर्थिक व्यवस्था को ठीक करने की दृष्टि से जो केवल ये काम कर रहे हैं, पेट्रोलियम पदार्थों के भाव बढ़ा करके लोगों पर भार डालना, आम जन पर भार डालना, आम गरीब पर भार डालना, किसान पर भार डालना, ये बहुत बुरा काम है। इसकी हम लोग निंदा ही नहीं करते। कांग्रेस ने तय किया है, और पार्टी ने, सोनिया जी ने, राहुल जी ने, अशोक जी ने, पायलट जी ने, ये हम लोग जगह जगह पर धरने प्रदर्शन करके हम इसका विरोध करेंगे, और विरोध के साथ साथ ये सरकार को आगाह कर देंगे कि वो पेट्रोलियम पदार्थों के भाव बढ़ाना बंद करें, कम करें, और नहीं तो ईंट से ईंट बचा देंगे। हम आम आदमी के साथ हैं, ये बात भी आवाज़ के साथ ये बात भी सामने आ रही है। राज्य सरकार चाहे तो वो टैक्स कम करके पेट्रोल के दाम जो है घटा सकती है, उसको लेके राज्य सरकार किस तरीके का? राज्य सरकार को भी हम लोग कहेंगे कि राज्य सरकार भी अपने दाम करें। लगातार पेट्रोल डीजल के दाम देश के प्रधानमंत्री सत्ता में नहीं थे, इन्होंने कहा था कांग्रेस पार्टी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा रही है। कांग्रेस पार्टी एक दूसरे का गला बदली करते हैं। आज हमने हालात सामने प्रधानमंत्री बात करते हैं कि आज 21 दिन में लगातार पैसे बढ़े। कांग्रेस पार्टी पूरे हिंदुस्तान के अंदर जिला में प्रदर्शन करते और गाँव तक बहन जाएंगे। आम गरीब आदमी से सराई पे खासकर मजदूर सभी इससे परेशान है। छोटा आदमी को पेट्रोल जरूरत है, खासतौर कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से भारी इसका विरोध करती है और गाँव दिखाएंगे और इसको किसी गरीब आदमी बोल के बढ़ाएंगे, बिजली के दाम कम कराएंगे। सर इधर कांग्रेस पार्टी पूरा देशव्यापी आज प्रदर्शन पूरे देश में कर रही है। पेट्रोल प्राइसेस को लेकर जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के प्राइस बढ़े हैं, आप जानते हो। मुझे अच्छी तरह ध्यान है कि 2014 में क्रूड ऑयल की प्राइसेस 160 रुपये प्रति और आज रुपये 34 रुपये प्रति बैरल में है, डॉलर प्रति बैरल, और उस समय रेट थी 55 रुपये डीजल, और आज डीजल की रेट क्या है 82 रुपये। तो जब इंटरनेशनल प्राइसेस में प्राइस इतनी नीचे है डीजल की, उस अनुपात में यहाँ पर तो नीचे होती है। उसमें जब मनमोहन सिंह की सरकार ने तब इतना हल्ला करते हैं जो 55 रुपये। वहीं लगातार बढ़ रहे पेट्रोल और डीजल के दामों पर सांसद अर्जुन लाल मीणा से बात की गई तो उनका कहना था कि पेट्रोल डीजल के दाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर से तय होते हैं, इसलिए दाम बढ़ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से गुजरात और अन्य राज्यों में टैक्स कम कर राहत दी गई है, राज्य सरकार को भी टैक्स कम करना चाहिए। जी, ये जरूर है कि अभी लगातार इन दिनों में पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ रहे हैं, लेकिन ये जो स्टेट गवर्नमेंट है जो इनको वेट और जीएसटी की वजह से, आपने देखा होगा गुजरात है, हरियाणा है, जो पड़ोस के राज्यों में अभी भी डीजल और पेट्रोल के दाम 6 रुपये से 10 रुपये तक कम है। तो स्टेट गवर्नमेंट को इसमें आगे बढ़ के किसानों और सभी लोगों के लिए इसे सोचना चाहिए। स्मार्ट सिटी के तहत लेक सिटी में निगम की ओर से घर घर कचरा संग्रहण की गाड़ियां पिछले कई समय से चलाई जा रही हैं, लेकिन कुछ दिनों से इस सुविधा का शुल्क वसूलना शुरू कर दिया गया है। नगर निगम की ओर से घर घर कचरा संग्रहण पर शुल्क लागू करने के विरोध में शहरवासी उतर गए हैं। पहले ये व्यवस्था निःशुल्क थी, लेकिन कुछ समय से इस व्यवस्था पर 20 रुपये प्रति माह शुल्क लागू कर दिया गया है।
और शहर में कई जगह पर यह शुल्क वसूला भी गया है। निगम द्वारा वसूले जा रहे शुल्क से लोगों में इसके प्रति रोष बढ़ता जा रहा है। उदयपुर न्यूज की टीम ने सोमवार को सेक्टर 8 में रहने वाले लोगों से पूछा तो उन्होंने अपना दुख जाहिर करते हुए कहा कि जब डोर टू डोर कचरा संग्रहण निःशुल्क किया जाता है तो अब इस पर शुल्क क्यों लिया जा रहा है। शहरवासियों ने बताया कि कई वार्डों में तो साफ सफाई भी नहीं हो पा रही है। ऐसे में अब ये अतिरिक्त शुल्क का भार जनता पर क्यों डाला जा रहा है। इस मामले में उप महापौर पारस सिंघवी का कहना है कि यह व्यवस्था प्रदेश स्तर पर लागू की गई है और निगम की बोर्ड बैठक में इसको पास किया गया है। उन्होंने बताया कि दूसरे शहरों की तुलना में उदयपुर में शुल्क बहुत ही कम है। मेरे यहाँ पर कचरा निगम वाले आई थी तो मैंने उसको पूछा भी आप है ना निःशुल्क है तो फिर पैसा किस बात का ले रहे हो। तो उसने मेरे को कहा कि तुम नीचे आओ और मेरे पति का नाम पूछा, तुम्हारा नाम क्या। तो मैंने कहा मेरे बाहर लिखा हुआ मेरे हस्बैंड का नाम और देख के जाओ। फिर उसने कहीं टेलीफोन भी किया था कि वो पैसे नहीं दे रही है, इस तरह बोल रही है ये है। मैंने कहा तुम अगर रसीद मतलब स्लिप बताओगी कुछ बताओगी तो हम पैसे देने को तैयार बैठे हैं। कचरा उठा रहे हैं तो ये हमारा दायित्व है कि हम उनको पैसा देवें। पर उस समय मैंने उसको पैसे नहीं दिया कि तो तुम्हारे साथ कोई और होना चाहिए कि भी ये बताए, हमारा कोई पार्षद साथ में आना चाहिए कि ये पैसा दे रहे हो आप दो इसको पैसा। तो हम तैयार थे पैसा देने के लिए पर मैंने उसको पैसा नहीं दिया। पहले भी हमने इस तरह का ऑब्जेक्शन किया था कि एक बार ये 80-80 रुपये लेके गए थे। तो हमने कहा ये नगर पालिका की या नगर परिषद की जिम्मेदारी होती है कि भाई ये कचरा उठाए सफाई करे। उस समय भी हमने इसका उठाया था, उन्होंने कहा हम नगर परिषद में बात करेंगे वापस। और इस बार ये मार्च से लेके वापस मई तक का ले गए और ये 60 रुपये ले गए, रसीद भी दे के गए। ये अभी कहाँ तक वाजिब है ये हम नहीं कह सकते हैं क्योंकि ये रसीद दे रहे थे तो हमने दे दिया पैसा उनको। बाकी ये है गलत है क्योंकि नगर पालिका की जिम्मेदारी बनती है कि भाई रोडों की सफाई नालियों की सफाई और ये होनी चाहिए। नालियों का तो शायद एक ही साल भर हो गया वापस कभी कोई साफ़ करने आया नहीं है। हमारी सड़कों की हमारे घर के बाहर की सफाई हम खुद ही करते हैं। पार्षद तो जब चुनाव हुआ था जब आए उसके बाद शायद अभी तक हम तो पहचानते भी नहीं कि हमारा पार्षद कौन है। ये तो अब नगर परिषद की जिम्मेदारी बनती है कि भाई ये यहाँ की सफाई वगैरह करे। हरिजन आती ज़रूर है पर वो सिर्फ सड़क की सफाई करती है। अगर हम ये कहते हैं कि यहाँ से ये कचरा उठा लो तो भी वो नहीं उठाती है। ये सुबह इतनी जल्दी आती है 6 बजे जब तक लोग सो के ही नहीं उठ पाते हैं। तो वो कचरा आधा तो हमारे घर पे ही रहता है, फिर हम इकट्ठा करते हैं दूसरे दिन जब जल्दी उठना पड़ता है 6 बजे। अब 6 बजे कोई गाड़ी आने का टाइम थोड़ी होता है क्या। शुल्क तो आपका वाजिब है ही नहीं है क्योंकि नगर परिषद की जिम्मेदारी होती है ये तो सब। तो अब ये तो गलत है। पहले भी इन्होंने लिए तब भी हमने ऑब्जेक्शन किया। अभी ये रसीद दे के गए हैं तो भी हो सकता है कि भाई इन्होंने कहीं नियम लागू किया हो पर ये क्या किया कैसे किया ये हमको नहीं पता। लेने आई थी घर वो एक मैनारिया मैडम थी जो उन्होंने अब आके बैठी हैं तो देनी थी हमको तो इसलिए दिए हमने। यहाँ पे एक लेडी आए थे तो उन्होंने बोला कि हम कचरा निस्तारण का शुल्क ले रहे हैं और हर महीने के 20 रुपये। तो मैंने पूछा भी कि किस बात के पैसे और तो बोला कि नगर निगम की तरफ से और हम पैसे देने पड़ेंगे नहीं तो आप कचरा नहीं डाल सकते। तो उन्होंने रसीद भी दी मुझे और मैंने विरोध भी किया लेकिन वो माने नहीं। फिर उसके बाद मैंने पैसे दे दिया और फिर मैंने यहाँ पे नियर बाय बोला कि ये आगे कुछ होना चाहिए इस चीज़ का। शुल्क तो नहीं लगना चाहिए क्योंकि ये निःशुल्क सेवा है और ये तो नगर निगम की तरफ से सफाई अभियान की तरफ से ही है, स्वच्छ भारत की तरफ से, तो इसका तो निःशुल्क होना चाहिए। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि यहाँ के पार्षद यहाँ पे आते नहीं हैं और न तो सफाई करवाते, नालियाँ भी खुली पड़ी और सफाई है ही नहीं उनमें। ये नगर परिषद की कोई लेडी आई थी, वो बोल रही कि भाई ये कचरा उठाते हैं उसका चार्ज है। तो भाई हम लोगों ने पूछा चार्ज किस बात का, हमेशा हमने तो आज दिन तक कभी दिया नहीं चार्ज। और ये फिर हमने सोचा हो सकता है लॉकडाउन के कारण से किया हो तो चलो ठीक है। हमने फिर बोला कि 20 रुपये के हिसाब से है पर महीने का, तो अभी आपको ये मई तक का जमा करवाना, मार्च अप्रैल मई तक का। तो हमने 60 रुपये दिए, उसने हमारे को रिसिप्ट दी है। उसके बाद में यहाँ पे हमारे मोहल्ले के अंदर सेक्टर 8 में ये प्रॉब्लम हो रही है कि पार्षद तो कभी आया ही नहीं। जो चुनाव के टाइम में आया उसके बाद आके शक्ल नहीं बचे। ये देवेंद्र पुजारी वार्ड नंबर 26 के पार्षद है। हमारी नालियों की ये हालत हो रखी है ना बिल्कुल ही कि इसके अंदर हमारे को 5 महीने से कोई सफाई कर्मचारी आया ही नहीं है यहाँ पे करने के लिए। पूरी चौक पड़ी है नालियाँ।
ये जो शुल्क लगा है तो आज दिन तक तो हमने दिया नहीं, फिर भी हमने अब की बार दिया, अब की बार अब हम देंगे नहीं, क्योंकि ये तो नगर परिषद की जिम्मेदारी है, नगर निगम की, कि ये कचरा साफ करवाए। बाकी तो कौन देगा, हर आदमी तो देने से रहा इस चीज़ का। ठीक है, नगर निगम से आए थे, रसीद दी, उन्होंने बोला कि हमको महीने के 20 रुपये चाहिए और इनको कर्मचारी को मतलब जो कचरा उठाते हैं उनको पैसे देने पड़ते हैं और वहाँ नगर पालिका का ऑर्डर है और नहीं दोगे तो आपको कचरा नहीं डालने देंगे। फिर वहाँ नगर पालिका से आएंगे और आपको बोलेंगे जिसने नहीं दिए पैसे उनसे वापस पैसे लेंगे। ये बात उन्होंने बोली थी। निःशुल्क लेना कितना वाजिब है? शुल्क नहीं लेना चाहिए ना भाई, नगर पालिका की तरफ से फ्री है और नगर पालिका बोलेगी हाँ भाई सबको देना है तो हम सब देंगे ना, और अभी ये फ्री है तो वो फिर काहे को शुल्क देंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पूरे राजस्थान के अंदर सरकार का ही सर्कुलर आया हुआ है कि जो डोर टू डोर गाड़ी चलती है उसके प्रत्येक व्यक्ति से शुल्क वसूला जाए। हमने हमारी बोर्ड की बैठक के अंदर इसके पे एजेंडे में लिया था और उसमें ये पास कराया था कि भाई इसका शुल्क लिया जाए। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ राजस्थान के अंदर एक उदयपुर मात्र शहर ऐसा है जहाँ मिनिमम से मिनिमम प्राइस हम सिर्फ मात्र 20 रुपये प्रति घर के हिसाब से शुल्क वसूल रहे हैं। वो बहुत ही जेन्युइन है और बहुत ही वाजिब पैसा। लाल झंडा ऑटो चालक यूनियन की ओर से सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट के बाहर एक अनोखा प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर को मुख्य सेवक एवं प्रधान सेवक के नाम ज्ञापन सौंपा गया। लाल झंडा ऑटो चालक यूनियन के लोगों का कहना है कि पिछले 21 दिनों से पेट्रोल व डीजल के लगातार बढ़ रहे दामों के कारण आम ऑटो रिक्शा चालक भूखमरी के कगार पर आ गया है और कई रिक्शा चालकों ने मजबूरीवश रिक्शा चलाना छोड़ दिया है। इनका कहना है कि हम ऑटो चालकों को उम्मीद थी कि लॉकडाउन की वजह से 3 महीने तक कामकाज न होने से अब सरकार की ओर से कुछ राहत पैकेज दिया जाएगा, लेकिन लगता है सरकारों को गरीब रिक्शा चालकों से कोई मतलब नहीं है। यूनियन के लोग बिना पेट्रोल के रिक्शा को रस्सी से बांध अपने हाथों से खींचकर जिला कलेक्ट्रेट लेकर पहुंचे और ये बताया कि इस दौर में जहां मुश्किल से सवारी मिलती है, ऐसे में पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ाना सरकार का उचित फैसला नहीं है। ऐसे में हम रिक्शा हाथ से खींच कर लाए हैं और बताना चाहते हैं कि हमारी क्षमता नहीं है। इस महामारी के दौर के अंदर हमें पेट्रोल और डीजल का दाम लगातार बढ़ता जा रहा है। इससे हम आम ऑटो वाले और आम नागरिक जो हिंदुस्तान के हैं सभी परेशान हैं। आने वाले टाइम में ये हमारा तेल निकाल देगा। प्रधानमंत्री जो मोदी है ये पब्लिक का तेल निकाल देगा। आज हमने इसके पेट्रोल और डीजल के विरोध में और हमारे ऑटो रिक्शा वालों की राहत सहायता के लिए हमने प्रदर्शन किया है ताकि लॉकडाउन का पालन करके हमने ज़्यादा गाड़ियों को नहीं बुलाया। हम कुछ अमूमन लोग ही आए हैं और हम जहाँ पे कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने हमने ये ऑटो के अंदर पेट्रोल नहीं है, इसको हमने रस्से से खींच के धक्का दिया कि पेट्रोल भराने की हमारे पास क्षमता नहीं है, क्योंकि सवारी हमारे पास बैठती नहीं है। पेट्रोल ज़्यादा बढ़ गया है तो हम भी पैसे ज़्यादा मांगते हैं, क्या वो हमें पूरा खाता नहीं है तो हमें भूखमरी के कागार पे आ गए हैं हम लोग। इसलिए हमें केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से अनुरोध करते हैं कि जल्दी से जल्दी इस पेट्रोल के दाम को कम किया जाए। रविवार को वार्ड 44 के पार्षद संजय भक्तानी द्वारा साफ सफाई को लेकर जब वार्ड का दौरा किया गया तो जमादार और पार्षद के बीच झड़प हो गई। पार्षद संजय भक्तानी ने वार्ड में ड्यूटी दे रहे सफाई कर्मचारियों का मौका मुआयना करना चाहा और जमादार से बात की तो उन्होंने 28 लोगों के ड्यूटी पर होने की बात कही, लेकिन जब जमादार को साथ चलकर कर्मचारी चेक कराने के लिए कहा गया तो उन्होंने जमादार सिर्फ 8 से 10 कर्मचारियों को ही ड्यूटी पर दिखा पाया और फिर यह कह दिया कि आपको कर्मचारियों की ड्यूटी चेक करने का कोई अधिकार नहीं है। इस घटना के बाद जब भक्तानी ने स्वास्थ्य अधिकारी और इंस्पेक्टर से बात की, दोनों ने मिलजुल कर चलने की बात कहते हुए मुद्दे को घुमाने का प्रयास किया। चलिए सुन लेते हैं क्या कुछ कहा स्वास्थ्य अधिकारी और इंस्पेक्टर दिनेश सोनवाल ने। क्या हाल है सर? बढ़िया जी। दिनेश जी एक बात बताओ, हाँ वहाँ से ड्यूटी करने के लिए 28 कर्मचारी निकले हैं, आपका जमादार बता रहा है। कहाँ से? आपके ऑफिस से हाँ हाजिरी भर के 28 कर्मचारी निकले हैं। हाँ मैंने जमादार को बुलाया, मैंने हाँ। उसको पे कौन सा बीट क्या है, कहाँ पे कौन कर्मचारी काम कर रहा है मुझे बता, ठीक है ना? ठीक है। अब वो कह रहा है उसने 8 कर्मचारी मुझे बताए हैं, उसके बाद मुझे ये कह रहा है वो कि आपको अधिकार नहीं है कर्मचारी चेक करने का। मैं आपको अधिकारी चेक नहीं कर्मचारी चेक नहीं करवा सकता, ये सिर्फ मेरे इंस्पेक्टर साहब या फिर स्वास्थ्य अधिकारी साथ होगा तो ही करवाऊंगा। तो क्यों नहीं करवाएगा चेक? नहीं, कर्मचारी चेक तो नहीं है ना, आप तो सफाई व्यवस्था हो जो दिखाओ कि यहाँ सफाई व्यवस्था वगैरह नहीं हो रही है। मैं वो नहीं कह रहा हूँ, क्या 28 हाँ। कर्मचारी हाजिरी भर के निकले तो 28 कर्मचारी में चेक नहीं कर सकता क्या? मेरा अधिकार नहीं, वो तो आप देख लो ना, कहाँ सफाई नहीं हो रही, जो देख लो।
मैं आपसे क्या कर, सफाई नहीं हो रही वो छोड़ो, मैं आपको अगर 28 कर्मचारी कहाँ लगा रखे वो देखने का मेरे को अधिकार नहीं है क्या? चलो ठीक है, देखिए मैं बात करता हूँ। नहीं, मेरे को इसका अधिकार नहीं। वो गाड़ी से नीचे उतर के जा रहा है, जैसे मैं कोई रोड साहब आदमी हूँ तो कह रहा है मैं तो आपको चेक नहीं कराऊंगा। तो 28 कर्मचारी वहां से निकले हैं तो मैं चेक नहीं कर सकता कि 28 कर्मचारी कहाँ काम कर रहे हैं? मैं उनको देख नहीं सकता, जाके चेक करने का अधिकार नहीं है? वो मुझे कह रहा है आपको अधिकार नहीं है आपको चेक करने का। नहीं, देख लो ना आप, यहाँ काम कर रहे हैं कर्मचारी। ड्यूटी उसने लगाई है तो मेरे 7-8 कर्मचारी गिना के फिर उसको जाने की क्या जरूरत है? मैंने कहा मेरे को गिनवा दे कहाँ कर्मचारी काम कर रहे हैं। 8 कर्मचारी उसने बताया, एक बीट में उसने कर्मचारी बोला हुआ कर्मचारी था नहीं। तो कहता भाई साहब मुझे क्या पता, अब नहीं है तो कर्मचारी, और ये है जो है आपके सामने है, और मैं तो आपको नहीं चेक करवा सकता। चलो मैं बात करता हूँ। श्रीमाली जी नमस्कार। नमस्कार। कैसे सर? सब बढ़िया सर। मैं यूँ निवेदन कर रहा था कि यार मेरे वार्ड में सफाई व्यवस्था प्रॉपर नहीं हो रही थी, तो आज मैं निकला था सुबह वार्ड के दौरे पे। हाँ वार्ड के दौरे पे निकला था तो जमादार को मैंने साथ दिया। जमादार को मैंने पूछा भी कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं, उसने कहा 28। तो मैंने कहा मेरे साथ चल, कौन सी बीट में कौन काम कर रहा है, क्या समस्या देख लेते हैं। तो मात्र उसने 8 कर्मचारी गिना है। उसके बाद मुझे कहता है कि आप चेक करने वाले कौन होते हैं? मैं उसको चेक करवाऊंगा, या तो मेरे स्वास्थ्य अधिकारी को करवाऊंगा, या तो मेरे स्वास्थ्य अधिकारी को करवाऊंगा, या मेरे इंस्पेक्टर को करवाऊंगा। क्या मुझे अधिकार नहीं है? कर्मचारी जो काम कर रहे हैं 28 कर्मचारी हाथ से भर के आ रहे हैं और 8 वो बता रहा है, उसके बाद वो बोल रहा है मुझे कि आप चेक करने वाले कौन होते हो? क्या मुझे अधिकार नहीं है कर्मचारी चेक करने का? नहीं, मैं अभी बात करता हूँ। मैं थोड़ा अधिकार है कि नहीं, तो मैं भी घर जाके मेरे सो जाऊँ, और तो क्या करूँ? मैं सुबह 5 बजे का उठाऊँ। अरे नहीं, मैं बात करता हूँ। नहीं, मेरा अधिकार है कि नहीं, आप ये तो बताइए प्लीज, मुझे ये तो बताइए अधिकार है कि नहीं मेरा? अरे देखो, मिलजुल के सब चलता है, ठीक है। अरे मैं आपको मोबाइल पे इतनी बात कह रहा हूँ ना, मैं बताता हूँ, सारी बात करता हूँ आपसे। मुझे तो सिर्फ मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, मुझे बताओ कि जिस लैंग्वेज में मुझसे अरे हाँ, अरे आपने जो बात की मैं समझ गया हूँ, मैं आपको इसका जवाब दे दूंगा। आप निश्चित है, आपको यूँ आपसे कोई हमारा वो थोड़ी है। मैं आपको पूछ रहा हूँ, पार्षद को अधिकार नहीं है इसका मतलब? अरे गुरुजी, मेरे 10-15 मिनट का तो समय तो दो मुझे। समय किस लिए? आप स्वास्थ्य अधिकारी, आपको ये नहीं पता है कि पार्षद को अधिकार है कि नहीं चेक करने का कि अरे बातें देखो बगदानी साहब, बातें तो बहुत ही है इसमें, लेकिन क्या इस विषय को अब अपने को उस हिसाब से नहीं लेना है। आप मतलब आप जो कहना चाह रहे हो वो बात आपकी मैं समझ गया। यार अब आपकी इच्छा, ठीक है। कितनी देर बाद फोन करूँ? सफाई कर्मचारी चेक करने का मेरे को अधिकार नहीं है, ये तो कोई बात ही नहीं होती है श्रीमाली जी। मैं 5 बजे उठाऊँ जनहित में कार्य करने के लिए, 7 बजे। अरे बिल्कुल सर, बिल्कुल जनहित। अरे आप और हम सब जनहित में ही काम करते हैं सर। तो फिर अभी 28 कर्मचारी की जगह 9 कर्मचारी 8 कर्मचारी काम कर रहे हैं, तो ये कौन सा जनहित की बात का वो काम हो रहा है? मेरे को ये समझिए आप। हाँ नहीं, मैं अभी वही इंस्पेक्टर से बात करता हूँ, इसीलिए मुझे तो सिर्फ इतना आप बता दीजिए कि पार्षद को अधिकार है कि नहीं चेक करने का, ठीक है? जी, मुझे इस चीज का जवाब दो आप। तो देखा आपने किस तरह से ड्यूटी पर 28 कर्मचारियों के होने की बात सामने आ रही है और मौके पर 8 से 10 कर्मचारी ही मिले। इस मामले में सोमवार को कांग्रेस पार्षद निगम पहुंचे और महापौर और आयुक्त को ज्ञापन देकर उचित कार्रवाई की मांग की। तो उधर जमादार के पक्ष में राजस्थान सफाई कर्मचारी संघ की ओर से वार्ड पार्षद संजय भक्तानी के खिलाफ अभद्र व्यवहार करने के संबंध में ज्ञापन सौंपा गया। आपको बता दें कि जहां शहर के प्रतापनगर के वार्ड 44 लगातार सफाई संबंधित शिकायत मिलने के बाद पार्षद संजय भक्तानी ने क्षेत्रवासियों के साथ निरीक्षण किया तो उन्हें प्रत्येक बीट के हिसाब से सफाई कर्मी कम ही मिले। इधर मामले में जमादार भैरूलाल का कहना है कि पार्षद ने दौरे के समय शराब पी रखी थी और उनके साथ गाली गलौज की। यही नहीं, उन्होंने महिला सफाई कर्मचारियों की फोटोग्राफी भी की। इससे समाज में भी काफी रोष है। इस पूरे मामले में महापौर गोविंद सिंह टांक ने कहा कि दोनों पक्षों की ओर से शिकायत मिली है, इस पर जल्द ही जांच कर कार्रवाई करेंगे। यह सवाल तो यह है कि भक्तानी ने सुबह वार्ड का दौरा किया था, तो क्या भक्तानी सुबह ही शराब के नशे में थे? चलिए एक बार आपको वो वीडियो भी दिखा देते हैं जिसमें भक्तानी और जमादार के बीच बात हो रही है और जमादार साहब रौब दिखाते हुए वीडियो नहीं बनाने की बात कर रहे हैं। मैं कर्मचारी का फोटो नहीं खींच सकता हूँ। फोटो भी नहीं खींच सकते हैं। अलग बात है यार बेटा, फोटो खींच रहे हो, वीडियो बना रहे हो। आपको काम 2 महीने देखो सही आपके वार्ड में काम होए या नहीं होए। मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मेरे को मतलब ये देखने का अधिकार नहीं कौन सा बीट में कौन काम कर रहा है। यही हुआ, मेरे को इस चीज का अधिकार नहीं है क्या? नहीं अधिकार, मैं चेक नहीं कर सकता हूँ कि कौन से बीट में कौन सा कर्मचारी करो ना। आपको जाओ वहाँ से बीट में चेक आओ ना, आप घूमो ना। तो आपको जब मैंने चेक कराने तो क्या आप मेरे साथ कार में थे ना? आपको आप नहीं आओगे? सर मेरे अधिकारी आएंगे, एसओ साहब आएंगे या मेरे इंस्पेक्टर साहब आएंगे, उनके साथ चलो आप। बाकी मैं अकेला आपके साथ आने का अधिकार नहीं। मैं आपसे ये नहीं पूछ सकता कितने कर्मचारी है और कहाँ काम कर रहे हैं, पूछने का अधिकार ये तो है, तो बता रहा हूँ ना मैं। 8 कर्मचारी बता के फिर आप क्यों चले गए?
आपने 8 कर्मचारी। अरे तो मैं वार्ड संभालूंगा आपके साथ घूमूंगा। अरे तो पर वार्ड ही संभाल रहे थे ना, अपन क्या कर रहे थे, अपन चेक ही कर रहे थे ना पूरा वार्ड कौन सा कर्मचारी कहाँ लगा हुआ है। बाहर में घूमने से वार्ड थोड़ी दिखता है क्या? भैया बंद कर दे इसको, फल छोड़ो। 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 नहीं, इसमें तो ऐसा है कि उन्होंने अपनी तरफ से बात रखी है, हमारे कर्मचारी से भी चिट्ठी आई उसको करके, और फिर हम सोचेंगे कि अंदर क्या बातचीत है। और पार्षद को तो अधिकार है अटेंडेंस चेक करने का, परंतु उसके साथ उसका कोई भाई या दोस्त और वो सब वो करके हमको चेक कराओ, वो गलत है। पार्षद को अधिकार है बस, कोई भी आ जाता, 5-6 लोग, जैसे वो कुछ लोग कह रहे हैं कि 5-6 लोग आए और वो सब हमको दिखाओ, वो तो गलत है। देखिए, जो कल की जो घटना थी, जो मैंने मेरे वार्ड में जब सर्वे किया तो 28 कर्मचारी की उपस्थिति में 9 कर्मचारी पाए गए। उसके संदर्भ में कल मैंने जो महापौर साहब को भी जानकारी दी थी और स्वास्थ्य अधिकारी महोदय इंस्पेक्टर साहब को भी जानकारी दी थी, लेकिन अभी तक नगर निगम ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। उस संदर्भ में हम सभी पार्षद भाई बहन आज इकट्ठा होकर ज्ञापन देने आए कि कार्रवाई की जाए, नहीं तो इनकी मानी क्या चलती रहेगी, इस तरह की तानाशाही चलती रहेगी और कर्मचारी 28 उपस्थिति दर्ज कराएंगे और 9 कर्मचारी आएंगे, तो ये कोई न्याय नहीं है, न तो जनता के साथ है न नगर निगम के साथ है कि नगर निगम को सैलरी दे रही है और अपनी हाजिरी दर्ज करा के वो अपने घर चले जाएँ। तो आज हम सभी पार्षद ने महापौर साहब को ज्ञापन दिया है और कमिश्नर साहब से भी निवेदन किया है कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें, ताकि ऐसी घटना वापस इस तरह की जो भ्रष्टाचार है ये दूसरे वार्डों में ना हो और भ्रष्टाचार मुक्त उदयपुर हो, और उदयपुर में जितने भी कर्मचारी हैं वो अपनी जो नौकरी है, जो उनका टाइम होता है, वो जाए वहाँ पर और समय पर जाए और अपनी जो जिम्मेदारी है उसे पूरा करें। देखिए, जो भ्रष्टाचारी होता है वो अपना बचने के लिए कुछ न कुछ तो रास्ता निकालते ही हैं। उनका आरोप बिल्कुल निराधार है, उनको अब बचने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। जब कर्मचारी 28 उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, वहाँ पर 9 कर्मचारी हैं, तो अब उनके पास रास्ता क्या है। मैं तो जो उनके अध्यक्ष हैं मजदूर संघ से, उनसे भी निवेदन करूंगा कि ऐसे कर्मचारियों का आप समर्थन न दें। ऐसे कर्मचारियों का समर्थन देकर आप भी उस श्रेणी में आ रहे हैं कि आप उनका गलत बचाव करें। रही बात मैंने अभद्र व्यवहार किया या उन्होंने किया, मेरे पास वीडियो है, वो वीडियो मैं आप मीडिया वालों को दे चुका हूँ। मैंने कमिश्नर साहब को भी वीडियो दे दिया, सेंड कर दिया। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कल सवेरे पार्षद महोदय जी आए, शराब के नशे में थे, 4-5 उनके दोस्त थे। मैंने कहा बाइक पे दौरा करें, बाइक की मना कर दिया उन्होंने, मेरी गाड़ी में चलो। उनकी गाड़ी में बैठा के 4-5-8 राउंड कराए मैंने। उसके बाद उन्होंने वीडियोग्राफी करने लगे, ज़बरदस्ती से नाम नोट कर रहे कर्मचारियों के और फ़ोटो खींच रहे थे और जातिगत गाली गलौज करने लगे। उसके बाद में कितने बजे आए थे सुबह? कितने लोग? सुबह ये 8:30-9 के तकरीबन। कितने लोग अटेंडेंस थी और कितने मौजूद थे मौके पे? मेरे पास 31 टोटल कर्मचारी है, 28 कर्मचारी प्रेजेंट थे। ज्ञापन दिया महापौर जी से? हाँ, आज ज्ञापन दिया, यूनियन की तरफ से भी दिया और मेरी तरफ से भी दिया। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए उदयपुर न्यूज। रसिकलाल एम धारीवाल पब्लिक स्कूल, an English medium co-educational school. Admission open from playgroup to 10th class. Dedicated and experienced teacher, homely environment, individual attention, student-friendly library, well-lighted and eco-friendly school building, air-conditioned pre-primary classrooms, digital classrooms with projectors, space available for indoor and outdoor games. Due to Corona pandemic, daily sanitization of classrooms. In every classroom, touch-free sanitizer dispenser available. Sitting arrangement with proper distancing. CCTV surveillance by management. Affordable and safe transportation facilities available. Parent satisfaction are our motto. Rasiklal M. Dhariwal Public School, Chitrakoot Nagar, Bhuwana, Udaipur. Call it 0294 298 0041. रॉयल मोटर्स कंपनी पिछले 35 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटोकॉर्प का सबसे बड़ा व विस्तृत शोरूम एवं वर्कशॉप। जहां आपकी 2 व्हीलर्स गाड़ी को मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट्स की सुविधा। हीरो मोटोकॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध।
बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। फोन नंबर 02942426 AHA एयरलाइन एंड होटल मैनेजमेंट एकेडमी उदयपुर का पहला प्रोफेशनल एविएशन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। 12th के बाद करियर की चिंता, पहली बार राजस्थान में 12th के बाद साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए लाए हैं डोमेस्टिक व इंटरनेशनल बैचलर इन एविएशन, डिप्लोमा इन कैबिन क्रू, एयर होस्टेस, ग्राउंड स्टाफ, सिक्योरिटी मैनेजमेंट कोर्सेज। इन कोर्सेज में एडमिशन लेकर आप अपना बेहतरीन करियर डोमेस्टिक व इंटरनेशनल एयरलाइंस व डोमेस्टिक व इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बनाइए। कोर्सेज के साथ प्रत्येक वर्ष एक फॉरेन टूर, इंटरनेशनल एयरपोर्ट ट्रेनिंग, फॉरेन इंटर्नशिप दुबई, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर में, ग्रूमिंग एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस, स्पोकन इंग्लिश, फ्रेंच एंड अरेबिक लैंग्वेज क्लासेस, योगा, स्विमिंग, जिम क्लासेस। इंस्टीट्यूट के अनेक स्टूडेंट्स का इंडिगो, स्पाइसजेट, विस्टारा, एयर इंडिया व डोमेस्टिक व इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सिलेक्शन हो चुका है। बनाएं एक अच्छा करियर एविएशन व टूरिज्म फील्ड में। AHA, the first and only institute to start the bachelor's, domestic and international degree in aviation and tourism with 100% job placement in the leading airlines of India and international. Admission open. First floor, Paradise Complex, opposite Agrawal Dharmshala, Sector 11, Udaipur. Call it 70231 44442 8107 392702. Website www.ahaudaipur.com. शहर के बीचों बीच बसा सिद्धि विनायक हॉस्पिटल। आपातकालीन सेवा एवं सभी प्रकार की जांचों की सुविधा के साथ सर्वोत्तम इलाज एवं देखभाल जो देती है आपको एक विश्वास। सभी प्रकार के ऑपरेशन, अत्याधुनिक मशीन से लैस, ICU की सुविधा उपलब्ध। आपके विश्वास एवं मुस्कान पर खरा उतरना ही हमारा धैर्य। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, मेन रोड, सेक्टर 6, हिरन मगरी, उदयपुर। कॉल इट 9660 733 167। and job placements and guaranteed global exposure. International exposure of paid internship in Thailand, Malaysia, Mauritius, Singapore and Canada. Ample opportunities, recession-free and ever-growing career industry. It's the first institute of Udaipur which provides international hospitality courses and is affiliated to Pathum Thani University of Thailand. So join उदयपुर इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नियम बनते हैं पालना करने के लिए, अवहेलना करोगे तो भुगतना होगा। ये केवल कागजों की फाइल में दबने वाली चीज नहीं है, ये कर दिखाया है कोरोना पर प्रभावी रोकथाम में सफल भिलवाड़ा मॉडल बनाने वाले जिला कलेक्टर राजेंद्र भट्ट ने, जिन्होंने एक विवाह समारोह में कोरोना प्रोटोकॉल की अवहेलना पर न केवल पुलिस में मुकदमा दर्ज करवाया बल्कि दूल्हे के पिता से राजस्व हानि का 6,26,600 रुपए का वसूली नोटिस भी जारी कर दिया, जो संभवतया इस तरह का देश में पहला है। भिलवाड़ा शहर में 13 जून को भदादा मोहल्ले में रहने वाली घीसूलाल राठी ने अपने पुत्र रिजुल का विवाह किया था, जिसमें उन्होंने बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ाई और सरकारी गाइडलाइन की अवहेलना करते हुए 50 से अधिक मेहमानों को भी बुलाया था। इसके कारण शादी में कोरोना संक्रमण फैल गया, जिसके कारण दूल्हे के पिता सहित परिवार के 16 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव हो गए और 58 व्यक्तियों को क्वारंटाइन किया गया।
इनमें से दूल्हे के दादा की कोरोना वायरस के कारण मौत हो गई। जिला कलेक्टर ने क्वारंटाइन और संक्रमित मरीजों के इलाज, एम्बुलेंस, भोजन और रहने के खर्च में व्यय हो रही राशि का जुर्माना भी आरोपी परिवार पर लगाया है। ये जुर्माना राशि 3 दिन के भीतर दूल्हे के पिता को मुख्यमंत्री सहायता कोष में जमा करवानी होगी। खटीक समाज के बूंदी जिले के लाखेरी थाने में सैनिक के माता पिता की हत्या कर दी गई और उनके आरोपियों को भी पकड़ लिया गया, लेकिन इस घटना के 2 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक उनकी लाश बरामद नहीं की गई है। साथ ही जो आरोपी थे वे भी छोड़ दिए गए हैं। खटीक समाज की मांग है कि इस मामले की सीबीआई से जांच की जानी चाहिए। खटीक समाज राष्ट्रीय एकता मंच के बैनर तले सोमवार को खटीक समाज के लोग जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने पहुंचे। शंकरलाल खटीक ने बताया कि बुद्धि निवासी नवाब सूबेदार विजय कुमार, जो कि लगातार पिछले 24 वर्षों से भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनके माता पिता की हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने घटनास्थल से खून से सने कपड़ों तो बरामद कर लिए, लेकिन मृतकों के शव अभी तक बरामद नहीं कर पाए हैं। इसके अभाव में लाभ लेकर आरोपी को जमानत पर छूट गए हैं। खटीक समाज की मांग है कि जल्द से जल्द पीड़ित को न्याय दिलाते हुए उनकी लाशों को बरामद किया जाए, साथ ही इस पूरे मामले में सीबीआई जांच शुरू कर दी जाए। खटीक समाज का महाअभियान चल रहा है ये ज्ञापन का, क्योंकि हमारे एक फौजी जी सैनिक हैं जिनका नाम है विजय जी बड़गुजर, जो बूंदी के लाखेरी गांव के हैं। उनके माता पिता की किसी ने किडनैप करके हत्या कर दी, और जिसके 2 साल पहले उनकी डेड बॉडी अभी तक मिली नहीं है, और जो हत्यारे पकड़े गए वो भी वापिस छूट गए 2 साल के अंदर, उनके कोई कार्रवाई हुई नहीं है। तो उन्होंने समाज के अंदर ये बात बताई एक कि हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ है। तो हम आज सब एकत्रित पूरे भारत के अंदर आज ज्ञापन दिया जा रहा है खटीक समाज की ओर से कि लाखेरी गांव में जो फौजी जी विजय जी बड़गुजर, जो जिनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, जिनको न्याय नहीं मिला है 2 साल से अभी तक, उसके लिए हमने मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया है कि उनके साथ सीबीआई जांच की जाए, ताकि उनकी अस्थियां उनको मिले, ताकि एक फौजी बेटा उनकी अस्थियों को गंगा जी में विसर्जन कर सके, ताकि उनकी आत्मा को शांति प्राप्त मिल सके। इसके लिए अभी तक किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। एक फौजी है वो चाइना बॉर्डर पे, उन्होंने अपने ड्यूटी पूरी की और अभी तक उसके साथ में 2 साल से भटक रहे हैं, और अब जाके उन्होंने समाज में ये मुद्दा डाला। तो हम लोगों ने समाज लेवल पे पूरे भारत में आज ये ज्ञापन चल रहा है कि हम अपने अपने ज़िलों में खटीक समाज की ओर से अपने अपने स्तर पे अपने अपने जितने भी संगठन है खटीक समाज के अलग अलग नाम से, उन सब के लेटर पैड के आधार पे कलेक्टर को ज्ञापन दे रहे हैं। ये राज्य सरकार को जाएगा, उसके आधार पे हमने सीबीआई कार्रवाई मांगी है। अगर सीबीआई कार्रवाई नहीं होती है तो फिर हम उग्र आंदोलन करेंगे, जो भी होगा आगे की कार्रवाई हम करेंगे। भिलवाड़ा में आज राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 10वीं कक्षा के सामाजिक विज्ञान का पेपर हुआ। इस दौरान जिले में 143 सेंटर के साथ ही 5 सब सेंटर पर 29,689 विद्यार्थी परीक्षाएं दे रहे हैं। वहीं परीक्षा से पूर्व बच्चों के हाथों को सैनिटाइज और स्क्रीनिंग करके उन्हें प्रवेश दिया गया। सेठ मुरलीधर मानसिंह राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रिंसिपल आशा रड्ढा ने कहा कि विद्यालय में 10वीं बोर्ड के सामाजिक विज्ञान के पेपर हो रहे हैं। यहाँ पर 8 विद्यालयों के 822 छात्र छात्राएं परीक्षा दे रहे हैं। परीक्षा के दौरान राज्य सरकार की गाइडलाइन और सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी पालना करवाई जा रही है। आज सर 822 बच्चे यहाँ अलॉटेड है और सामाजिक ज्ञान का पेपर है, और यहाँ 8 स्कूलें अलॉटेड है। 8 स्कूल में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सुभाष नगर, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय गुलमंडी, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय गुलमंडी और महिला आश्रम और सेवा सदन उच्च माध्यमिक विद्यालय, महावीर उच्च माध्यमिक विद्यालय, महर्षि गौतम उच्च माध्यमिक विद्यालय, नवल विद्या भारती गौतम पब्लिक स्कूल, ये 8 स्कूल यहाँ जो है आज 8 स्कूल के बच्चे यहाँ परीक्षा पूरी पालना की गई है। सर आप खुद ने महसूस किया होगा कि बच्चे कहीं भी एकत्रित नहीं हुए हैं। दोनों गेट जो थे वो खोल दिए गए और उनको सैनिटाइज करके थर्मल स्कैनिंग करके और कक्षा कक्षों में बिठाया गया है, और कक्षा कक्षों में भी पूरी जो बोर्ड के नियमानुसार था उसका डिस्टेंस का पालन करते हुए उनको बिठाया गया है। पेट्रोल डीजल की मूल्यों में बढ़ोतरी के विरोध में भिलवाड़ा जिला कांग्रेस कमेटी ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। इससे पूर्व उन्होंने जिला कांग्रेस कार्यालय से कलेक्ट्रेट तक विरोध रैली भी निकाली। उन्होंने राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें पेट्रोल डीजल के भावों को कम करने की मांग की गई। कांग्रेस जिलाध्यक्ष रामपाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर आज हम पेट्रोल डीजल के भावों में बढ़ोतरी के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। हमने राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें हमने मांग की है कि पेट्रोल और डीजल के भावों में कमी करके आमजन को राहत प्रदान की जाए। के निर्देशानुसार राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आदेशानुसार जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा आज ये धरना दिया गया। पूरे हिंदुस्तान में जिस तरह से पेट्रोल और डीजल और गैस के दाम बढ़ रहे हैं,
वो एक चिंताजनक बात है। और पूरे देश में जो कोरोना की महामारी के बीच में जो मध्यम परिवार और गरीब परिवारों के साथ जो अन्याय हो रहा है, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से हर वस्तु का दाम बढ़ रहा है। ऐसा आज़ादी के बाद इतिहास में पहली बार हो रहा है जब पूरा देश किसी संकट से गुजर रहा है और उसमें पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा रहे हैं। उसकी हम भर्त्सना करते हैं और राष्ट्रपति महामहिम महोदय को जिला कलेक्टर द्वारा हमने ज्ञापन देकर इस वृद्धि को रोकने की मांग जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा की। कोविड-19 महामारी को लेकर पॉजिटिव और नेगेटिव रिपोर्ट होने की असमंजस से अब आम लोगों को निजात मिल पाएगी। महज 27 मिनट में आपको ये पता चल जाएगा कि पिछले 1 से 3 सप्ताह में आप इस वायरस से संक्रमित हुए हैं या नहीं। दरअसल कोरोना वायरस में सबसे बड़ा सवाल इस बात को लेकर है कि आमजन के सैंपल लेने के बाद भी इनकी रिपोर्ट आने में समय लगता है, जिसके चलते उन्हें काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब उदयपुर के जीनल सोनोग्राफी एंड क्लिनिक लैब में स्थापित जापान से आयातित आई फ्लैश 1800 मशीन के जरिए महज 27 मिनट में आपको कोरोना पॉजिटिव होने या नेगेटिव होने की रिपोर्ट आपके सामने होगी। जीनल के निदेशक डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि ये मशीन कोविड-19 IgG एंटीबॉडी टेस्ट करती है, जो 24 घंटे में 3600 और 1 घंटे में 180 टेस्ट करती है। ये मशीन ICMR अप्रूव्ड है और इसकी एक्टिविटी 98% है। डॉक्टर सिंह ने बताया कि कोविड-19 के हर टेस्ट के साथ ही एक पौधा भी लगाया जाएगा, जिसके लिए जीनल द्वारा शहर में 3 गार्डन गोद ले लिए गए हैं। इस मिशन के पीछे यही उद्देश्य है कि आमजन पर्यावरण के प्रति भी जागरूक हो और कोविड-19 जैसी अन्य बीमारियों में भी स्वच्छ पर्यावरण हमारी रक्षा कर सके। उदयपुर न्यूज की टीम अभी शहर के कोट चौराहे स्थित जीनल सोनोग्राफी एंड क्लिनिकल लैब में मौजूद है। यहाँ पर जो है जल्द ही कोविड-19 के IgG एंटीबॉडी टेस्ट की शुरुआत की जाने वाली है। इसको लेकर यहाँ के डॉक्टर जितेंद्र सिंह हमारे साथ हैं। उनसे जानेंगे कि क्या कुछ खास जो है इस लैब में टेस्ट किए जाएंगे, किस प्रकार से जो टेस्ट के लिए इन लोगों ने तैयारी की है। उदयपुर के कोट चौराहे स्थित जीनल सोनोग्राफी एंड क्लिनिकल लैब में अभी हम मौजूद है। हमारे साथ डॉक्टर जितेंद्र सिंह मौजूद है। उनसे जानेंगे कि सर आपके यहाँ पे कोविड के टेस्ट की जो मशीन है वो शुरू की है, क्या कुछ खासियत है इस मशीन की, अगर बात करें तो उसके बारे में। देखिए, जो हमारे पास मशीन है वो ICMR अप्रूव्ड है, जिसमें कोविड-19 IgG एंड IgM एंटीबॉडी के टेस्ट होते हैं। अभी तक जो ICMR की गाइडलाइन है, जून में जो गाइडलाइन आई थी, उसमें ICMR ने कोविड-19 IgG एंटीबॉडी टेस्ट को परमिशन दी है फॉर स्क्रीनिंग पर्पस, यानी कि जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जो लेबर्स हैं या जहाँ पे बल्क में पब्लिक रहती है, उनकी स्क्रीनिंग के लिए ICMR ने जो कोविड-19 IgG एंटीबॉडी टेस्ट है उसको परमिशन दी है, जिसमें हमारे पास जो मशीन है उसके अंदर 3600 टेस्ट की रिज़ल्ट्स 24 घंटे में आ सकते हैं। और पहला रिज़ल्ट जो है इसमें 27 मिनट में आता है। इसमें जो रिज़ल्ट है, हम खून का सैंपल लेते हैं, उस खून के सैंपल को सेंट्रीफ्यूज करके उसका सीरम बनाते हैं और उस सीरम से जो है हम सीरो सर्वे करते हैं। अभी जो हमारी ये टेस्ट है, इसके लिए हमने हमारे जो लोकल हेल्थ अथॉरिटी है CMH ऑफिस में हमने एप्लीकेशन दी थी 9 जून को, जिसे CMH साहब ने आगे डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ को से फॉरवर्ड किया है। और अभी ये जो टेस्ट है इसके जो पूरा आगे का क्रियान्वयन है वो विचाराधीन है। हम उम्मीद करते हैं जल्दी ही इस पर अप्रूवल मिलेगा और जो उदयपुर की पब्लिक है उसका हम सीरो सर्वे स्क्रीनिंग कर पाएंगे। इसमें जो है जो खून का सैंपल लेते हैं, पहला रिज़ल्ट 27 मिनट में आता है और एक साथ 180 टेस्ट हम लगा सकते हैं, जिसका रिज़ल्ट 1 घंटे में आने की पूरी संभावना है। अगर एक दिन की बात करें तो एक दिन में कितने टेस्ट जो है आपकी मशीन पर किए जा सकते हैं और कितने, मतलब मैक्सिमम कितने जो टेस्ट है एक दिन में हो सकते हैं? देखिए, मशीन की कैपेसिटी 3600 टेस्ट 24 घंटे में करने की है, बट हम 3000 तक का आंकड़ा मान सकते हैं। 3000 टेस्ट तो हम कम से कम कर सकते हैं, जिसमें अगर 1000 पॉपुलेशन के गांव होते हैं तो 3 गांव हम लोग एक दिन में कवर कर सकते हैं। ये भी बात आ रही है कि कोविड-19 के टेस्ट के लिए जो भी मशीन है वो ICMR के अथॉरिटी के थ्रू अप्रूव होनी चाहिए, तो उसके लिए आपने कोई देखिए, ICMR ने जब ये कोरोना महामारी फैली थी तब कुछ मशीन्स को अप्रूवल दिया था, जिसमें हमारी मशीन भी है। इसका नाम है CTC डायग्नोस्टिक YHLO, जो मशीन की कंपनी का नाम है। मशीन का नाम iFlash 1800 है। अभी जो है आंध्र प्रदेश सरकार विभिन्न 5 जिलों में
इस मशीन पे सीरो सर्वे कर रही है और उन्होंने लगभग 3 लाख से ऊपर टेस्ट कर दिए हैं, जिसके कारण आंध्र प्रदेश में काफ़ी कोरोना को कंट्रोल किया गया है। तो मेरा निवेदन रहेगा माननीय राज्य सरकार से कि यहाँ पे भी वो इस प्रकार की चीज़ को इम्प्लीमेंट करे ताकि पब्लिक को जल्दी से जल्दी इस महामारी से राहत मिले। और जो अवेयरनेस है 22 से जो 30 जून तक का जो अवेयरनेस प्रोग्राम राज्य सरकार ने रखा है उसका हम बिल्कुल प्रशंसा करते हैं। इससे जितना हम बच के रहेंगे इस कोरोना महामारी से, मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, तो उतना ही हम इस बीमारी को हरा पाएंगे। अगर इस सोसाइटी की बात करें तो किस तरह की रियायतें जो है आपकी लैब की ओर से दी जाने वाली? देखिए, जो बुज़ुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन हैं, दिव्यांग हैं और जो अनाथ हैं, उनको हम लोग इसमें स्पेशल रियायत देंगे, स्पेशल डिस्काउंट और स्पेशल रेट्स उनके लिए तय की जाएगी। जितना भी हम सपोर्ट कर पाएंगे समाज को उतना सपोर्ट हम कर रहेंगे, क्योंकि हम टाइम टू टाइम जो समाज सेवा हम लोग करते रहते हैं। जैसे कि हमारा मोटो है एक जांच एक पौधा, हम एक जांच पे एक पौधा लगाते हैं। हमने अभी उदयपुर शहर में 3 गार्डन गोद लिए हैं जहाँ पे हम अभी जल्दी पौधरोपण शुरू करेंगे और जब ये गार्डन फुल हो जाएंगे तो हम अलग अलग जगह पे पौधे लगाएंगे। जो भी पेशेंट हमारे यहाँ जाँच कराना आता है उसके नाम का हम पौधा लगाते हैं और इस पर हम कार्यरत रहेंगे। कोविड-19 टेस्ट को लेके भी लोगों में काफ़ी डर है कि मतलब कि जाएंगे तो कहीं पॉजिटिव आ गया, परेशानी हो जाएगी, उसको लेके अवेयरनेस को लेके। देखिए, इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो कोरोना अगर आप पॉजिटिव आते हैं और जो गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस है उसका आपको पालन करना है। अगर आप पालन करते हैं, अपने आप को सेल्फ क्वारंटाइन करते हैं या गवर्नमेंट जहाँ आपको क्वारंटीन करती है वहाँ आप क्वारंटीन होते हैं और जो ट्रीटमेंट है, गाइडलाइन ट्रीटमेंट है, वो आप फॉलो करते हैं तो आप इस बीमारी से बचेंगे। एक्चुअली में इस बीमारी को फैलने से बचाना है, उसमें आपको सहयोग देना ही पड़ेगा। अगर आप ये सोचते हैं मुझे ना हो तो ये बहुत सही बात नहीं रहेगी। हो सकता है कि आप बीमारी लेके घूम रहे हो, इस वायरस को लेके घूम रहे हो और आपके घर के जो लोग हैं जिनकी इम्यूनिटी कम है वो इससे प्रभावित हो जाएं। तो आपको इस बीमारी को फैलने से बचाने में, मतलब फैलने से रोकने में सहयोग देना है जितना ज़्यादा हो सके। लगभग कितने समय में जो है ये टेस्ट आपकी लैब में शुरू हो जाएंगे? देखिए, अभी जयपुर में विचाराधीन है तो वहाँ से अगर अप्रूवल आ जाता है तो हम तुरंत शुरू कर देंगे। हमने तैयारी इसकी शुरू कर दी है। लगभग 1000 पीपी किट्स हमने ऑर्डर कर दिए हैं। सैनिटाइजेशन टनल हमारे पास में है। पूरे लैब में 1 वे, मतलब जिस तरफ से पेशेंट आएंगे और जिस तरफ से जाएंगे वो रास्ता एक 1 वे कर दिया गया है। मतलब जहाँ से आएंगे वहाँ से वापस नहीं जाएंगे और जगह जगह पे सैनिटाइजेशन जो किट्स रख दिए गए हैं और जो रिजल्ट्स हैं वो पेशेंट को जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करवाने की कोशिश कर रहे हैं। किट्स हमने लाइनअप कर दिए हैं, जैसे ही हमें परमिशन मिले किट्स हम ऑर्डर कर देंगे। ये थे हमारे साथ डॉक्टर जितेंद्र जी। इन्होंने बताया कि जीनल सोनोग्राफी एंड क्लिनिकल लैब में जो है जल्द ही कोविड-19 के आईजीजी एंटीबॉडी टेस्ट की शुरुआत की जाएगी। उदयपुर न्यूज के लिए मनीष सिंह के साथ निशा। रोटरी क्लब ऑफ उदयपुर ने कोरोना के समय भारत व्यापक लॉकडाउन में जनता के प्रति अपनी अतुल्य एवं अनुकरणीय सेवा से मानवता की मिसाल कायम करने वाले कर्मवीरों को कोरोना योद्धा सम्मान से सम्मानित किया। रोटरी क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप कुमावत ने बताया कि ऐसे कर्मवीर जिन्होंने अनुकरणीय सेवा से मानवता की मिसाल कायम की, ऐसे चयनित कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया गया तथा उन्होंने कहा कि आयुर्वेद से कोरोना का 100% इलाज संभव है। इस अवसर पर अतिथि रोटरी क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप कुमावत, पूर्व प्रांतपाल निर्मल सिंघवी, कोषाध्यक्ष सुभाष सिंघवी, सचिव संजय भटनागर, वैद्य शोभालाल औदिच्य ने कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया। इस अवसर पर चिकित्सक वैद्य डॉक्टर शोभालाल औदिच्य ने अपने सम्मान को अपने साथी टीम को समर्पित करते हुए कहा कि ये सम्मान मेरे सब साथियों का है एवं आयुर्वेद भारतीय संस्कृति की मूल जड़ है जो केवल एकमात्र देश को आगे बढ़ाने में सहयोगी साबित हो सकती है। इस अवसर पर डॉक्टर शोभालाल औदिच्य को कोरोना कमांडर से सम्मानित किया गया। साथ ही कोरोना योद्धा सम्मान से ललित कुमावत, अक्षय मेघवाल, अनिकेत वैष्णव, ललित सोलंकी, महेंद्रनाथ, मनोज वैष्णव, पंकिल कुमावत, पराग वैष्णव, प्रिंस चक्तावत, अमृतलाल परमार, भूपेंद्र कुमार सरपोटा, दिनेश पानेरी, हितेश चौबिसा, जिग्नेश शर्मा, कंचन डामोर, मांगीलाल गमेती, नरेंद्र सिंह झाला, प्रीति सुमेरिया, प्रेम जैन, पूरण सिंह राठौड़, राजेंद्र जालोर, रूपलाल मीणा, शारदा जालोरा, सुनील माथुर, उमेश चंद्र श्रीमाली, योगी अशोक जैन, राजवीर सिंह देवड़ा, संजय पानेरी, गिरीश कुमार शर्मा, दिनेश माली को सम्मानित किया गया। क्वारंटाइन सेंटर थे, लगभग 21 सेंटर थे,
वहाँ निरंतर सुबह शाम तक लगभग सुबह 4 बजे से लगा के रात को 10 बजे तक पूरी टीम, मैं अकेला ही नहीं, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। एक मुट्ठी तो मिलती तो काम कर पाते। हर एक व्यक्ति का यहाँ बहुत बड़ा, यहाँ बहुत सारे लोग आए भी नहीं थे, बहुत सारे लोग हैं जिनका अप्रत्यक्ष रूप से बहुत बड़ा हमको सपोर्ट मिला है। पर डे गैस सिलेंडर चाहिए, कहाँ से लाएंगे? सरकार से हमने कुछ नहीं दिया, खाली काढ़ा दिया था। तो पूरा सेंटर जगह जो सब्जी होटल ने हमको दी थी। और तपेला कहाँ से लाएंगे? हर लोग जहाँ जहाँ गए वहाँ से तुरंत तपेला ले जा, पैसे नहीं लेगा, पैसे लोग तपेला नहीं देते ऐसे। और चलते चलते एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। 40 वर्षों से शुद्ध पेयजल को तरस रहे ग्रामीण, आरओ की सौगात मिलने से पहले ही राजनीतिक संग्राम शुरू। वार्ड में सफाई व्यवस्थाओं को लेकर पार्षद और जमादार में झड़प, दोनों ही पक्ष पहुंचे महापौर की शरण। कोरोना प्रोटोकॉल की अवहेलना करने पर लगाया 6,26,600 रुपए का जुर्माना, शादी में 50 से अधिक मेहमान बुलाना पड़ा भारी। और पेट्रोल डीजल के दामों में होती बढ़ोतरी पर ऑटो चालकों ने किया अनूठा प्रदर्शन, रस्सी से ऑटो खींचकर कहा अब नहीं भरा पाएंगे पेट्रोल। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को, और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।